हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमने अथर्व 2.0 के नाम से एक बैच लॉन्च किया है और उस बैच में आपको फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में यानी कि स्वाति सिंह, मेरा नाम स्वाति सिंह है और मैं आपको बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर की जो लास्ट की 4 यूनिट है, आपको पता है कि आपके सिलेबस में 8 यूनिट है, उसमें से स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है वो हमारी अदर मेंटर आपको कंप्लीट कराएंगी। यूनिट नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपको मेरे द्वारा कराया जाएगा। इसके जो भी नोट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, वो सब आपको मेरे द्वारा मिलेगी। और आज उस वीडियो की सीरीज की या इस तरीके से इस बैच की जो क्लासेस है उसका पहला क्लास हम लेने जा रहे हैं और आज की इस क्लास में हम मशरूम कल्टीवेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मशरूम क्या होता है, कैसे कैसे हम मशरूम को कल्टीवेट कर सकते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि मशरूम इंडिया में कौन कौन से मशरूम कल्टीवेट किए जा सकते हैं। मशरूम से ओवरऑल सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उस चीज को डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो सारी चीजें दी गई हैं उसको समझा देती हूं। अगर आपको अथर्व 2.0 के बारे में नहीं पता है तो ये हमारे लेट्स स्टडी इंडिया टीम द्वारा लॉन्च किया गया 2024 का बैच है, जहां पे हम बीएससी सेमेस्टर प्रिपरेशन कराएंगे और बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो है वो लॉन्च की गई हैं। 4 यूनिट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, 4 यूनिट जो है वो आपकी रोचना मैम आपको कंप्लीट कराएंगे। अगर आप में इसमें बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं तो आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों की जो क्लासेस हैं वो साथ में मिलेंगी। मतलब आप एक बैच परचेस करते हो, आपके पूरे सेमेस्टर एग्जाम की जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो आप हमें दे देते हो। पूरा तरीका, पूरा रोड मैप आपको हम देंगे, उस हिसाब से आपको बस प्रिपरेशन करते जाना है और एक अच्छा नंबर जो है वो स्कोर करना है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 2699 जो है वो हमारे कोर्स का टोटल प्राइस है, जहां पे आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री तीनों की कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, वो जो कि आपको ई बुक के फॉर्म्स में मिलेंगे, आपको डेली जो कह सकते हैं कि आपको जो है डाउट सेशंस मिलेंगे, आपका वन शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा। मतलब जितनी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जा सकती है वो हर तरीका आपको दिया जाएगा। अगर बहुत सारे बच्चों के यहाँ ये है कि एमसीक्यू बेस पे एग्जाम होता है तो हम उस तरीके से भी प्रिपरेशन कराएंगे, सब्जेक्टिव बेस पे भी प्रिपरेशन कराएंगे। हर तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज मिलेंगे। मतलब ओवरऑल आपको बीएससी के लिए जो भी कंटेंट चाहिए होगा वो हमारे इस बैच पे मिलेगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप मेरी क्लास को देख के हमारे इस बैच को परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक कोड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्वाति। जब आप बैच परचेस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कोड ऐड करना है। आपको जिस एजुकेटर की क्लासेस अच्छी लगती हैं उस एजुकेटर के नाम का आप वहाँ पे कोड यूज करेंगे और वो यूज करते हुए ही आपका ये जो पेमेंट का है, ये जो आपका 2699 है, ये आपका 10 या 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, आपने मेरे क्लास की क्लासेस देखी हैं, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप ये स्वाति कोड यूज़ करके जो है अपना बैच परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्राइस में भी आपको थोड़ा सा आपका प्राइस भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ आप किस एजुकेटर की क्लासेस देख के ऐप पे ज्वाइन हो रहे हो ये हमारे टीम को भी पता चलेगा, ताकि एजुकेटर को भी उससे कुछ बेनिफिट हो। जो एजुकेटर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा वर्क कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो उसको भी वहाँ पे उसकी कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये था आज की इस क्लास के बारे में पूरा डेमो। आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है हमारी टीम के साथ तो आपका हेल्पलाइन नंबर ये है 7376608660। आप इससे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है हमारे साथ? प्ले स्टोर पे जाना है, लेट्स स्टडी इंडिया टाइप करना है, वहां पे हमारा एप्लीकेशन है, बस उसे डाउनलोड कर लेना है। फिर हमारी टीम भी आपको कांटेक्ट करेगी और अगर आपको जल्दी है तो आप खुद भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है। टेलीग्राम पे आप लेट्स स्टडी इंडिया सर्च करेंगे, आपको वहां पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पे आप कोई भी डाउट अगर पूछते हैं तो वो हमारे मेंटर्स द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा आपके वो डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो ये सब था आज के बारे में। मेन काम हमारा जो है वो पढ़ना है मशरूम के बारे में। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिफरेंट सोशल मीडिया साइट है, जैसे आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और हमारा टेलीग्राम है, ट्विटर है और आप यूट्यूब के बारे में तो जानते ही हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की इस क्लास को, तो पहले ही क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग के जो 4 यूनिट्स हैं वो आपको रोचना मैम कराएंगी। यूनिट नंबर 5, 6, 7 और 8 ये आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी और मैं इस तरीके से आपको ये यूनिट्स कराऊंगी कि आप बिना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट कंप्लीट किए हुए भी चीज़ों को समझ पाएंगे।
मशरूम क्या है और इस यूनिट में आपका नाम क्या है? मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी और माइकोराइजा। तो आज हम बेसिकली मशरूम कल्टीवेशन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। मशरूम देखिए, मशरूम कोई अलग से आपको कोई चीज नहीं पढ़नी। देखिए आपका जो 4th यूनिट है वहां पे आपको फंगस के बारे में पढ़ना है, जैसे हम क्या कहते हैं कि फंजाई, आप बहुत लोगों से फंगस नाम से बुलाते हैं, आप जो भी नाम यूज करते हो, फंजाई, कवक, फंगस, जो भी। अगर आपने कभी हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो उसे हम कवक कहते हैं। कवक होता क्या है? कवक एक ऐसा बेचारा है जिसे ना तो प्लांट किंगडम ने कहा कि तुम मेरे हो, ना तो एनिमल किंगडम ने कहा कि तुम मेरे हो। जैसे होते ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि इस ग्रुप में भी रह ले और इस ग्रुप में भी रह ले, तो स्टार्टिंग में क्या करते, इधर की बात उधर करते, उधर की बात उधर करते, उनको दोनों ग्रुप का हिस्सा बनना रहता है, तो दोनों की क्वालिटी रखते हैं। लेकिन बाद में जब पता चल जाता है, जब सच्चाई सामने आ जाती है, दोनों ग्रुप उसे निकाल के बाहर फेंक देता है। यही हुआ है फंजाई के साथ। फंजाई क्या है कि फंजाई के पास ये एबिलिटी है कि उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब कि जब प्लांट ग्रुप को पता चला कि ये हमारे ग्रुप में रहता था और इसको फोटोसिंथेसिस करने ही नहीं आता, जो कि हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो प्लांट किंगडम ने उसको क्या किया, बाहर कर दिया। ठीक है। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में होने के लिए उसके पास क्या है, उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। भले वो काइटिन की बनी होती है बट उसके पास सेल वॉल होती है। तो एनिमल किंगडम ने कहा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे पास सेल वॉल है तब तुम हमारे ग्रुप में नहीं रह सकते। तो बेचारे फंगी को एक अलग किंगडम बना के दिया गया। तो आपको पता होगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 5 किंगडम्स थे। पहला आपका मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया, चौथा प्लांटिया, पांचवा एनिमेलिया। तो उसका जो तीसरा आपका किंगडम है, जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं, इसके डाइवर्स नेचर की वजह से इसको एक अलग किंगडम बाद में दिया गया था। स्टार्टिंग में इसे हमने प्लांट के साथ रखा था क्योंकि इसके पास सेल वॉल होते, लेकिन बाद में पता चला कि भाई सेल वॉल तो इसके पास है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, और सेल वॉल का जो नेचर है वो भी काइटिन का बना हुआ है, जबकि हमारे प्लांट में सेलुलोज का होता है। तो इसलिए इसको एक अलग किंगडम दे दिया गया। इतना चीज समझ में आया। और आपको ये दिमाग में रखना है कि नॉन फोटोसिंथेटिक होता है ये, इसका मतलब कि अपना फोटोसिंथेसिस खुद से नहीं कर सकता। इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए या इसको भोजन बनाने के लिए, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए कोई और मेथड्स अपनाना पड़ेगा। तो जब आप फंगाई डिटेल में पढ़ोगे तो आप वो सारी चीजें वहां पे पढ़ोगे। यहाँ पे हमें बेसिकली मशरूम और उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको मशरूम बता दिया कि ये एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट कहना इसके सही नहीं होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। ये क्या करता है, आपको फंगाई का नेचर पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे वो क्या करते हैं, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये फंगी का नेचर होता है। अब फंगी आपको ऐसे ही क्या होते हैं, नहीं, जो मशरूम का वो हिस्सा जो हम खाने में यूज करते हैं, जैसे हम मशरूम जानते हैं, आप जाते हो मार्केट में कहते हो कि भैया हमको मशरूम दे दो, 1 किलो मशरूम दे दो, आधा किलो दे दो, तो आपको ये वाला मशरूम देता है। लेकिन क्या यही मशरूम होता है? नहीं, ये होती है मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या होती है, मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या है, एक तरीके से इसका सेक्सुअल जो पार्ट होता है जिसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है, ये वो हिस्सा होता है। अगर आप आप अगर कवक के बारे में जानना चाहते हो, जिसे हम फंगी कहते हैं, तो वो इस तरीके से फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये फिलामेंट बाद में एक जाल जैसी संरचना बना लेता है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। तो क्या होता है, फंगी का जो बेसिक यूनिट होता है, जो कवक की बेसिक यूनिट होती है, वो इस तरीके से धागे नुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और जब बहुत सारी हाइफी मिलके एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आप ये जो देखते हो ये इनका जनन करने का एक अंग है। बाकी सारी जीवन की जो अवस्थाएं हैं वो धागे नुमा संरचना में होती है, वो हम खाने के फॉर्म में नहीं यूज करते, इसलिए हम सिर्फ इस फॉर्म को पढ़ते हैं या हम जनरली इस फॉर्म को देखते हैं। हालांकि ये पूरी की पूरी फंगी की लाइफ साइकिल का एक छोटा सा हिस्सा है जहां पे ये जनन करते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब हम 1 बाय 1 करके चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको बेसिक्स पता होना जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने फंगी के बारे में नहीं पढ़ा है, क्लास 11-12 में पढ़ा होगा लेकिन अभी नहीं पढ़ा है। तो ये हो गया कवक के बारे में चीजें, या जिसके बारे में हम कवक जो है, कवक एक बहुत बड़ा किंगडम है, उस किंगडम का एक छोटा सा मेंबर है जिसमें हम मशरूम को पढ़ने वाले हैं। जैसे होता है ना कि बड़ा सा देश है, उस बड़े से देश में एक आपका छोटा सा गांव, तो उस बड़े से देश में बड़े से बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, फिर आपका गांव आता है। तो वैसे ही एक बड़े सारे किंगडम में आपका छोटा सा जो है वो मशरूम है।
ठीक है, मशरूम का जो ग्रुप है एगेरिकल्स में मोस्टली जो है आपको मशरूम वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो है। अब मशरूम में हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि मशरूम की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इतने सारे फंगी हैं, लेकिन उसमें से भी हमने मशरूम को ही क्यों कहा कि भाई इसका सब्जी बनाओ या इसको प्रमोट किया गया, इसको खाने के फॉर्म में यूज़ किया गया, तो मशरूम की जो क्वालिटी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बहुत हाई होती है। मशरूम जो है वो एक ऐसा कवक है या एक ऐसा फंगी है जिसके अंदर आपको विटामिन बी भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा और विटामिन के भी मिलेगा। 4 विटामिन, कुछ फैट सॉल्युबल, कुछ वाटर सॉल्युबल, आपको एक ही फूड के अंदर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप इसे कुक करते हो या आप इसे ड्राई करते हो तो ये विटामिन खराब नहीं होते। दूसरी बात क्या कि इसके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। आज के डाइट वाले टाइम में हर इंसान अपना अपना डाइट खोज रहा है। सब लोग क्या चाहते हैं कि ऐसा फूड लिया जाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। तो जो मशरूम होता है इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम होता है। तो जो लोग कोई हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज हैं, तो उन लोगों के लिए तो बेस्ट है, मतलब उन लोगों के लिए वरदान के स्वरूप है, क्योंकि इसमें आपको विटामिन मिल जा रहा है, प्रोटीन मिल जा रहा है, लेकिन आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। अगर हम 1 किलो मशरूम लेते हैं, मान लीजिए हम 1 किलो मशरूम लेते हैं और इस मशरूम को हम क्या कर देते हैं, हम इस मशरूम को ड्राई कर देते हैं, मतलब इसका ड्राई वेट है 1 किलो ड्राई वेट वाला मशरूम हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे 1 मिनट, ठीक है, हम 1 किलो का अगर मशरूम लेते हैं, इसको ड्राई वेट इसका है, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली इसका जो 300 से 400 ग्राम होगा, जो 300 से 400 ग्राम होगा, वो इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर हम 1 किलो मशरूम को ड्राई वेट कराते हैं, मतलब ड्राई वेट 1 किलो मशरूम लेते हैं, तो उसमें 300 से 400 ग्राम प्रोटीन ही रहता है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है ये इसमें प्रोटीन में रहता है। हम जो मशरूम आज देख रहे हैं, पहले हम लोग गांव में से कुकुरमुत्ता नाम से जानते थे, आप लोग क्या ना छतरिया, पता नहीं क्या क्या लोग कहते थे। ये जो मशरूम है ये आज से 3000 BC पहले, मतलब कि जीसस क्रिस्ट के जन्म से 3000 साल पहले से ही ये मशरूम जो है देखा जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में कि इसे लोग खाते थे। पहले इस फूड को लोग कहते थे कि ये भगवान द्वारा खाए जाने वाला फल है या भगवान द्वारा खिलाए जाने वाला भोजन है, ये ऐसा भोजन है जो भगवान लोग खाते हैं, तो इसे गॉड फ्रूट कहा जाता था। तो जीसस क्रिस्ट ने ठीक है, तो ये उस समय का फूड माना जाता था। उसके बाद क्या दिया गया है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें थी ये भले ही तब से खाई जाती थी, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद से लोगों ने इसका कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया। पहले लोग क्या करते थे, जंगल में जाते थे, खोजते थे, जहाँ जहाँ रहता था लेके आते थे और किसी ओकेशन पे, किसी स्पेशल डे पे बना के इसको खा लेते थे। तो ऐसी कुछ इसकी स्टोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये आपके सिलेबस में अगर आप नहीं भी मेंशन करते हो एग्जाम में तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट था ये जो आपका खाना है या मशरूम जो है वो पहले से ही, क्योंकि इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। भले ही तब किसी ने स्केल पे लेके इसको मेजर नहीं किया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंस तो सबको पता थी ना। यहाँ पे क्या दिया है, मशरूम आर द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ हायर फंगी मेनली मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज, फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड मशरूम एंड सम एक्टिनोमाइसीटीज आल्सो गिव मशरूम। क्या दिया गया है कि जो बेसिडियोमाइसीटीज हैं इनके मेंबर और कुछ जो है एक्टिनोमाइसीटीज, ये एल्गी के कुछ, देखिए इससे डरना नहीं है, फंगी को कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो बेसिडियोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज ये सब फंगी के ग्रुप्स हैं। उनमें आपको ये जो हायर ग्रुप्स है, यहाँ पे आपको फ्रूटिंग बॉडी जो है वो मशरूम के फॉर्म में देखने को मिलती है। ये चीज यहाँ पे कहा गया है कि 7000 स्पीसीज जो है वो मशरूम की है। मशरूम के अप्रोक्सीमेटली 7000 स्पीसीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन उसमें से 100 ही ऐसे मेंबर हैं जिन्हें आप खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मशरूम जो है पॉइजनस होते हैं, बहुत सारे मशरूम एडिबल नहीं होते। तो आपको मशरूम जब भी खाना है तो ऐसे कोई रोड साइड उगा हुआ मशरूम खाने से बचना है, क्योंकि बहुत सारे मशरूम जो है वो इतने ज़्यादा डेडली होते हैं कि आपकी एक मशरूम बाइट से या एक मशरूम खाने से वो आपको डेथ कॉज कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, तो जो मशरूम एडिबल होते हैं हमें उन्हीं को यूज़ करना है।
फिर यहाँ पे क्या दिया, वही चीज दिया कि 3000 डेट जो BC है वो उस समय से भी इसे जो है खाया जाता था, इसे नेचुरल हैबिटेट से कलेक्ट किया जाता था और इसे गॉड फूड के नाम पे जाना जाता था, भगवान द्वारा खाए जाने वाले खाने के नाम से इसे जाना जाता था। न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में अभी मैंने आपको जो बताया कि इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, मिनरल्स इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारे मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, विटामिन B, C, D, K, ये सारे विटामिन इसमें होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्बोहाइड्रेट और फैट इसमें बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि मशरूम आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। क्योंकि देखिए, जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या आज के टाइम पे एक वेगनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें आप एनिमल प्रोडक्ट कोई भी नहीं यूज करते, आइदर इट इज अ मिल्क, हनी, कुछ भी नहीं यूज करते, आप सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। तो लोगों का बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन होता है कि प्लांट से हम अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, बट ऐसी बात नहीं है। प्लांट में आपको न्यूट्रिशन सारे मिलेंगे, बट उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा एनिमल प्रोटीन से अलग होता है। हो सकता है आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए आपको डिफरेंट चीजें लेनी पड़ेगी, लेकिन मशरूम एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा फूड है जहां पे अप्रोक्सीमेटली सारे आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला एक वेजिटेरियन डाइट है। इसके बाद इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे डेली न्यूट्रिशन से हमारा इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं हो रहा। अमाइनो एसिड क्या होता है, ये मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए छोटे छोटे अमाइनो एसिड लगते हैं। तो सारे अमाइनो एसिड जो हमको चाहिए होते हैं अपनी बॉडी के फंक्शनैलिटी के लिए, वो सब कुछ आपके यहाँ पे मिलते हैं मशरूम में। नीचे क्या दिया गया है कि यहाँ पे आपको सारे मिनरल्स मिलेंगे, इससे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सारी चीजें आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। विटामिन सारे मिलेंगे। आयरन का एक अच्छा सोर्स है, आज के टाइम में एनीमिया काफी ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो इसमें आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें देखिए, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट एंड स्टार्च फाउंड इन दिस मशरूम, इट इज अ गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट या जो हार्ट डिजीज से सफर करते हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा। ये आपका ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजों को क्या करता है, रिड्यूस करता है और नेचर में से डिकम्पोजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर वगैरह की बात, जैसे देखिए, अगर आपकी बॉडी में फैट कम होगा, फैट का मतलब जैसे आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है हर जगह, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कम है, तो बॉडी को फैट की नीड होगी, तो ब्लड वेसल्स में जो फैट डिपॉजिट है वो उसे यूज करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी और धीरे धीरे फिट होने लगोगे। तो ये सब इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो अदर कंट्री है या जो डेवलप कंट्री है, वहां पे जो प्रोटीन्स अपटेक होता है लोगों द्वारा वो कितना होता है, 31 kg पर कैपिटा होता है। 31 kg पर कैपिटा वहां पे प्रोटीन का जो अपटेक है। वेयरएज इंडिया में क्या है कि अभी 4 kg, मतलब एक पर कैपिटा पीपल पे अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4 kg पर ईयर वो प्रोटीन अपटेक कर पाते हैं, जबकि डेवलप कंट्री में ये आंकड़ा 31 kg पे है। तो हमें ऐसी चीजों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का मतलब, इसे अगर हम बढ़ाते हैं मशरूम कल्टीवेशन वगैरह को, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर भी इसको सपोर्ट करता है, तो हमारे जो इंडिया के अंदर जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से लोग जूझ रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं, इसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ को सोच के आपके सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ताकि अगर आप ये पढ़ रहे हो तो अगर इन फ्यूचर आपको कोई कल्टीवेशन करनी है, आप किसी फार्मिंग फील्ड में जाते हो या आप आगे साइंटिफिक फील्ड में जाते हो, तो आप ऐसे फील्ड को ले सकते हो जिससे आगे चलने में इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास स्पेस बहुत कम है, फर्टाइल सॉइल धीरे धीरे अनफर्टाइल होती जा रही है। तो ऐसे में ऐसी कल्टीवेशन जिसे आप बिना मतलब कि बिना ग्राउंड के ऊपर बेस्ड हुए, आपको पता है कि आपको किस तरीके से कल्टीवेशन करना है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए, तो एक छोटा सा किसान भी इसको स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए भी आपके सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन की गई। तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है क्या कि आप अगर आप इन फ्यूचर इन सब चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड है तो आप आगे से एज अ करियर भी परस्यू कर पाए। अब देखिए, अभी तक तो हमने जो चीज़ें पढ़ी वो एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट था। हमने देखा कि मशरूम क्या होता है, फंगी होता है, और जो हम खाते हैं उसकी फ्लोटिंग बॉडी होती है। क्यों खाते हैं? क्योंकि इसमें ये बेनिफिट्स होते हैं। अब हमें मशरूम का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना है कि मशरूम के कल्टीवेशन को कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ फिगर के माध्यम से आपके दिमाग में एक आइडिया डेवलप करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए,
पहले हम फिगर पे चलते हैं। कुछ फिगर्स हम देखेंगे कि किस तरीके से मशरूम का कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको चीज़ें बहुत ही इजी वे में समझ में आने लगेंगी। देखिए, कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, इनको कहते हैं बायोल्यूमिनेशंस। मतलब कि ये ऐसे होते हैं कि ये अपनी, जैसे आपने वो देखा होगा जुगनू जिसे हम कहते हैं, वो अपनी बॉडी से लाइट इमिट करती है। वैसे ही कुछ मशरूम भी होते हैं जो कि लाइट इमिटिंग होते हैं, ये अपनी बॉडी से इस तरीके से लाइट इमिट करते हैं। तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ है जो कि इस तरीके से लाइट इमिट करती है। ऐसा करती क्यों है? ताकि ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर सके इनके स्पोर डिस्पर्सल के लिए। तो ये जो ये काम होता है लाइट इमिटिंग का, इसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, इसलिए ये लाइट इमिटिंग का जो काम है ये रात्रि के समय करती है। ल्यूसीफरेज एंजाइम की वजह से ये फंक्शनैलिटी कर पाती है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए कितनी सारी वैराइटीज, कितने डिफरेंट तरीके के आपको मशरूम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मशरूम आपको पढ़ना है वो आपको एडिबल मशरूम के बारे में, स्पेशली हम बटन मशरूम और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डिंगरी के बारे में पढ़ेंगे, बटन मशरूम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मशरूम की कल्टीवेशन करानी है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कंपोस्ट प्रिपरेशन का। कंपोस्ट इन द सेंस क्या कि जब भी आप मशरूम की कल्टीवेशन करते हो तो आप इसे जमीन में नहीं लगाते हो। आप क्या करते हो, छोटे छोटे बैग्स या फिर लकड़ी की छोटे छोटे रैक्स बना लेते हो जो कि इस तरीके से वर्टिकली अरेंज होती है। आपका एक छायादार इलाका होता है क्योंकि फंगी जो है उसे, वो नॉन फोटोसिंथेटिक है तो उसको लाइट की कुछ खास जरूरत है नहीं। तो वो थोड़ा सा छाए वाले एरिया में जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, वेंटिलेशन अच्छा खासा होता है, हवा का आदान प्रदान अच्छे से होता है, ऐसी जगहों में फंगी बहुत अच्छी से ग्रो करती है। थोड़ा सा डार्क रहे, थोड़ा मॉइस्चर रहे तो ऐसी जगह में फंगी आराम से ग्रो करती है। तो ऐसा ही जगह पहले हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको जो पुआल होता है, जो धान का पुआल होता है, गेहूं का पुआल होता है, या जो हॉर्स डंक होता है, जो आपके हॉर्स का डंक होता है, उसको हम लेते हैं। उसके बाद उसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसको पूरा पानी में सोक करके रखते हैं ताकि उसका हाफली जो है डिकम्पोजिशन हो पाए। तो ये चीज़ें जो है वो हाफली डिकम्पोज, पहले उसमें सब कुछ मिक्स करके फिर उसका जो है ढेर बना के छोड़ दिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। उसे 4 दिन 5 दिन के बाद प्रॉपर जो है उसको पलटा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक तरीके से हाइप बना के रखा गया, एक तरीके से ढेर बना के रखा गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास पुआल वगैरह होता है उसे लेते हैं। फिर उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसे वाटर में डिप करते हैं। डिप करने के बाद उसे इस तरीके से उसका ढेर बना के उसको फिर प्लास्टिक से हम ढक देते हैं। ढकने के बाद जब इसमें धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लगता है, थोड़ा थोड़ा इसमें अमोनिया की स्मेल आने लगती है, तो इसको जो है हर 3-4 दिन पे इसको पलटा जाता है। पलटने के बाद एक समय के बाद ये जब कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है तो इसको जो है इस तरीके से प्लास्टिक बैग में हम फिल करते हैं। प्लास्टिक बैग, अगर आपको प्लास्टिक वाला करना है, 2 मेथड्स होते हैं। एक में क्या होता है कि आप प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट को फिल करके उसे जो है रस्सी पे हैंग करा देते हो। तो ढिंगरी वगैरह में जहाँ पे हम पुआल वगैरह का यूज करते हैं तो वो हल्का होता है, तो वहाँ पे हम हैंगिंग मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन जो हॉर्स डंक वाला होता है, जिसमें हम जो हॉर्स का डंक होता है, घोड़े का जो डंक होता है, उसे यूज करते हैं। वहाँ पे हम स्टैंड बनाते हैं, मतलब जैसे क्या करते हैं, हम रैक्स की तरह बनाते हैं और हर रैक में हम कल्टीवेशन करते हैं। छत से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं, जमीन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं और एक रैक से 2 रैक में 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाते हैं। तो इस तरीके से हम रैक अरेंज कराते हैं और उस रैक के ऊपर पूरा कंपोस्ट फैलाते हैं। फिर उसमें जो है कि हम स्पॉन डाल देते हैं, तो हमारा मशरूम का कल्टीवेशन होता है। तो ये चीज आपको समझने की, चाहे तो आप इसे प्लास्टिक में फिल कर सकते हैं, अगर ये हल्का होता है तो ये हैंग करने में ईजी होता है तो प्लास्टिक वाला यूज करते हैं। अगर आप हॉर्स डंक पे करते हो तो आपको जो है वो उस तरीके से लकड़ी का रैक बनवाना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मशरूम कल्टीवेशन करा रहे हो। अगर आप ढिंगरी ग्रो करा रहे हो तो आपको ये लटकने वाला चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉ जो है, जो वीट का या जो राइस का स्ट्रॉ होता है वो बेस्ट कंपोस्ट होता है। वहीं पे अगर आप बटन मशरूम की कल्टीवेशन करा, जो आपके मार्केट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आपको रैक्स बनवाने पड़ेंगे। तो आप रैक पे करते हो क्योंकि वहाँ पे आपको काऊ डंक चाहिए, और एक तो काऊ डंक है, ऊपर से उसमें पूरा मॉइस्चर फिल है। जब काऊ डंक में मॉइस्चर भी रहेगा तो वो और भारी हो जाएगा, तो आप उसे रस्सी की सहायता से हैंग नहीं कर पाओगे, तो उसे हम रैक्स पे लगा देते हैं। तो ये देखिए फिगर से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए ये पूरा इस तरीके से रैक बनाया गया है। आपको नीचे देखिए इस तरीके से रैक है, एक रैक है, 2 रैक है, इसके ऊपर भी रैक होगा, बीच बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का जगह होता है, और इस रैक के बीच में पूरा कंपोस्ट डाल के फिर स्पॉन को डाला जाता है। फिर इस तरीके से कल्टीवेशन होती है। यहाँ पे आप हैंगिंग मेथड भी देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको प्लास्टिक बैग में भरना है। उसमें जैसे कि आपने थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट डाला, फिर आपको उसमें कुछ जो है, जो मशरूम के, जैसे हम सीड कहते हैं, मशरूम का सीड कहा जाता है, एक्चुअली वो सीड नहीं होता,
मशरूम के कुछ पार्ट्स होते हैं तो वो डालते हैं, फिर 4-5 इंच हम डालते हैं उसमें, फिर उसमें हम मशरूम के स्पॉन डालते हैं, फिर हम उसमें मशरूम के स्पॉन डालते हैं। तो इस तरीके से हम डालते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जब उसमें फंगी ग्रो करने लगता है तो हम प्लास्टिक पे छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। इसमें पूरा डेट वगैरह मेंशन रहता है कि आपको किस दिन में आपने इसको कट किया, मतलब आपने इसमें स्पॉन डाला, फिर कितना टाइम हुआ, ऐसे ऐसे सब इस पे प्लास्टिक पे लिख दिया जाता है। आप इसे इस तरीके से मतलब स्टैंड भी कर सकते हैं या फिर आप जो है कि इसे इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। ये एक रूम का फिगर है जहाँ पे ढिंगरी की कल्टीवेशन हो रही है। किस तरीके से देखिए रस्सी की सहायता से पूरी चीज़ों को रैक पे डाला गया, एक छोटे से जगह में काफ़ी ज़्यादा मशरूम की आप कल्टीवेशन कर सकते हो। तो ये सब कल्टीवेशन का कुछ फिगर था जो कि आपको देखने के बाद चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये देख लिया हमने, अब हम देखते हैं अपना रिटेन पार्ट। ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर है। जब आप मशरूम के स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ पे जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट है, जो पार्ट सॉइल के नीचे है, ये पार्ट देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से धागे नुमा संरचना दिखाते हैं, जैसे हम हाइफी कहते हैं। ये हाइफी जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे हम माइसीलियम कहते हैं। फिर क्या होता है कि ये माइसीलियम जो है जब सॉइल से ऊपर की ओर बढ़ता है तो ये कॉम्पैक्ट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम स्टेम या स्टॉक कहते हैं। ये स्टॉक जो है जब ऊपर जाता है, ये क्या करता है, बेसिकली ये स्पोर डिस्पर्सल के लिए काफी जगह मिले इसलिए छोटा सा यहाँ पे स्टेप बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पाइलस कहते हैं या फिर हम इसे कैप भी कहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जो है स्पोर फॉर्म होता है और ये स्पोर जो है डिस्पर्सल के लिए फ्रूटिंग बॉडी बनाई जाती है, लेकिन इसका प्रोटीन कंटेंट वगैरह अच्छा होने की वजह से हम लोग इसे फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इसमें आपको एज इट इज वही चीजें नहीं मेंशन करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको चीजों को समझना है, उसके बाद आपको अपने हिसाब से यहाँ पे चीजों को लिखना है एग्जाम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो मोस्टली कल्टिवेटेड स्पीसीज होती है मशरूम की वो 3 है। पहला आपका क्या है, जैसे हम ढिंगरी कह रहे थे, प्लूरस स्पीसीज जो होती है। दूसरा बटन मशरूम, आप कॉमनली मार्केट में बटन मशरूम ही देखते हैं, जैसे हम अगैरिकस बाइस्पोरस कहते हैं, यहाँ पे आई होगा, अगैरिकस बाइस्पोरस है ये, और ये वॉल्विकेरिया स्पीसीज है। तो ये 3 स्पीसीज जो है ये मोस्टली जो है इंडिया में, या 3 जो जीनस है वो मोस्टली इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इसके कल्टीवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्लास, लेकिन एक ही क्लास में हम मशरूम कल्टीवेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है कि मशरूम के जो कंपोस्ट होते हैं वो कितने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ढिंगरी होती है वो हम स्ट्रॉ पे, जो आपके व्हीट स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, उस पर ग्रो करते हैं। बटन मशरूम को जनरली हम हॉर्स डंग पे ग्रो करते हैं। तो अलग अलग मशरूम कल्टिवेशन के लिए हमें अलग अलग कंपोस्ट की जरूरत होती है। तो डिफरेंट टाइप के कंपोस्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका फ्रेश रेसिड्यू पे, मतलब अभी बिना डिकम्पोजिशन वगैरह के भी कुछ जो फंगी होते हैं वो ग्रो करते हैं। कुछ पार्शियली डिकम्पोज उनका अगर मटेरियल होता है तो उस पर ग्रो करते हैं। कुछ कंप्लीटली अपना वेल कंपोज जो उनका कंपोस्ट होता है वो अगर कंप्लीटली कंपोज्ड हो गया तब उस पे ग्रो करते हैं। और कुछ क्या करते हैं, सॉइल एंड ह्यूमस का जो मिक्सचर होता है वहां पे ग्रो करते हैं। तो सबका अपना अपना जो है, कुछ माइक्रोराइजल मशरूम्स होते हैं, तो हर मशरूम जो है वो अपने हिसाब से उनका जो है कंपोस्ट होता है और उस कंपोस्ट पे वो अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। आगे क्या दिया है, मशरूम इज अ गुड सोर्स फॉर इकोनॉमिकल इनकम फॉर दोज पीपल हु हैव लेस स्पेस फॉर कल्टिवेशन और अनफर्टाइल सॉइल बिकॉज द कल्टिवेशन ऑफ मशरूम डज नॉट नीड मोर स्पेस एंड फर्टाइल सॉइल। कल्टीवेशन अगर आपको करना है मशरूम का और आप ऐसे किसान हैं जिसके पास ना तो ज़्यादा जगह है ना तो उसकी सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कल्टीवेशन का, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है ना तो ज़्यादा हमें फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा कंपोस्ट ऑलरेडी प्लास्टिक में है या रैक्स में है, तो ज़मीन कैसी है डज नॉट मैटर। आपको उस तरीके से एक बार सेटअप करना पड़ेगा, फिर आप कंटिन्यूसली उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, थिंग्स नीड टू कल्टिवेशन ऑफ मतलब मशरूम। एक मशरूम के कल्टिवेशन के लिए आपको बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहली बात तो आपको एक अच्छा कंपोस्ट चाहिए जिसमें ना तो इन्फेक्शन हो ना तो कोई प्रॉब्लम्स हो, वो अच्छी तरीके से कंपोस्ट हो, जैसे स्पीसीज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से वो बेस्ट हो। दूसरी चीज़ क्या है कि रूम का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा, मतलब कि उसके कल्टीवेशन के हिसाब से सही होना चाहिए। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं, वो उसी समय पे कल्टीवेशन करते हैं जब उस वेदर में या उस एटमॉस्फेयर में वो वेदर अच्छा हो, या फिर कुछ जो अच्छे फार्म्स होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटर्स लगे होते हैं, जैसे हीटर हो गया या एसी हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि टेम्परेचर को अप या डाउन कर सकती हैं, तो उसके लाइफ साइकिल के हिसाब से वो टेम्परेचर को अप डाउन करते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हार्मफुल है। अगर टेम्परेचर जो है
वो बहुत ज़्यादा कम 15-16 से कम हो जाता है, 14-15 से कम हो जाता है तो भी वो हार्मफुल है। तो एक 14 से 25 तक का जो रेंज होता है या 30 तक भी मान सकते हैं, इतनी रेंज में जो है मशरूम की कल्टीवेशन अच्छी खासी तरीके से होती है। तो ये चीज़ जो है हमें मशरूम कल्टीवेशन के बारे में पता होना चाहिए कि आपका सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, गुड कंपोस्ट होना चाहिए, और जो आप सीड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो मशरूम का वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो कहते हैं भाई गेहूँ की खेती करनी, अच्छी क्वालिटी का गेहूँ का बिया डालेंगे तभी हमारा अच्छी क्वालिटी का गेहूँ होगा। उसी तरीके से जो क्वालिटी स्पॉन की है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। टेम्परेचर का जो रेंज है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया कि 14-15 से लेके 25-30 तक का जो टेम्परेचर है वो आपके लिए बेस्ट होता है, और वो भी मोर स्पेसिफिक हो जाता है जब आप किसी स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में कोई स्पेसिफिक स्पीसीज नहीं दी गई है तो हम ओवरऑल टेम्परेचर की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, गुड कंपोस्ट। आपका जो कंपोस्ट होना चाहिए उसमें ना तो कोई इन्फेक्शन होना चाहिए, जैसे कि आपका जो कंपोस्ट है वो कंप्लीटली अगर डिकम्पोज है तो होना चाहिए, उसमें अमोनिया की गैस नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई अदर माइक्रोब्स के स्पोर्स नहीं होने चाहिए, उसमें कोई निमेटाइड्स नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक तरीके से स्टेराइल होना चाहिए ताकि उसमें जो फंगी है वो विदाउट एनी इन्फेक्शन के अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे आपको जिप्सम वगैरह मिक्स कराना है तो वो सारी भी अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, गुड क्वालिटी स्पॉन। आपका जो स्पॉन होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो आप स्पॉन खरीदते हो या फिर अगर आप एक बार कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप अपने कल्टीवेशन साइट से भी स्पॉन को जनरेट करा सकते हो, तो वो भी आपका अच्छा वेल डेवलप और एक हेल्दी स्पॉन होना चाहिए ताकि आपकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो पाए और आपकी जो फ्रूटिंग बॉडी बने, जो आपका मशरूम बने वो एक अच्छी क्वालिटी का या एक अच्छी साइज का मशरूम बने। अब क्या दिया है कि हम प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं स्पॉन का, वो चीज़ें दिया गया है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मशरूम कल्टीवेशन से बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी मतलब कि लापरवाही की तो आप कुछ भी नहीं अर्न करोगे। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो तो पूरे की पूरे फॉर्म में आपको एक सिंगल मशरूम भी नहीं देखने को मिलेगा। पूरे के पूरे मशरूम जो है वो इन्फेक्शन से खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इन्फेक्शन वगैरह के लिए। तो आपको अगर आपने ध्यान दिया तो आपको पर पैकेट जो है 4 से 5 kg आपको मशरूम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपको वहां से एक भी मशरूम जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जहाँ पे आपको स्पॉन को कल्टीवेट कराना है या बनाना है उसमें आपको जो कंपोस्ट यूज़ करना है उसे 20 से 30 मिनट तक आपको पहले पानी में उबालना है ताकि वो एक तरीके से डिसइंफेक्टेंट हो जाए, स्टरलाइज हो जाए। उसके बाद आपको इसमें जिप्सम और कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको इसको प्लास्टिक में पैक करना है। ऑटोक्लेव का और लेमिनार एयर फ्लो का यूज़ करके आपको यहाँ पे इसको स्टरलाइज करें। बेसिकली देखिए, जो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो स्पॉन नहीं बनाते, और जो स्पॉन बनाते हैं वो बस स्पॉन बना के डिलीवर करते हैं, वो कल्टीवेशन नहीं कराते। क्योंकि ये काफ़ी कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ध्यान देने वाला प्रोसीजर। अगर स्पॉन कल्टीवेशन आपका सही से नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जा पाओगे। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट की बात करें, एक अच्छी क्वालिटी के कंपोस्ट के फॉर्मेशन की बात, तो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ या फिर हॉर्स स्क्रीटा। तो हॉर्स स्क्रीटा में आपका क्या आ जाता है, हॉर्स डंक आ जाता है। आपको हॉर्स डंक के अलावा किसी और एनिमल का डंक नहीं लेना है, उनका गोबर नहीं लेना है। आपको चाहे तो व्हीट और राइस का स्ट्रॉ लेना है या फिर हॉर्स स्क्रीटा लेना है, उनका यूरिन भी ले सकते हैं आप। उसे जो है प्रॉपरली मिक्स करना है, उसे एक अच्छे टेम्परेचर पे क्या करना है, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसे पूरा का पूरा जिप्सम वगैरह सब उसमें जो है पानी में डिप करना है। फिर उसके बाद उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्टार्ट होने देना है। फिर उसको ऐसे ही कलेक्ट करना है, फिर उसको पलटना है, कलेक्ट करना है, पलटना है। ऐसी प्रोसेस को 5-6 बार आपको 3 से 4 बार आपको 5-6 दिन के अंतराल पे बार बार करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कंपोस्ट एक अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बना है कि नहीं? तो ऐसे में आपका जो कंपोस्ट है उनके कुछ कॉमन फीचर होने चाहिए, जैसे उनका डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर के होने चाहिए। उनका पीएच जो है 7.5 से 7.8 होना चाहिए। इनके अंदर कोई भी अमोनिया का स्मेल नहीं होना चाहिए, और मॉइस्चर इसमें जो है 60 से 70% होना चाहिए। मतलब कि अगर आप उसे ऐसे थोड़ा सा दबाते हो तो उसमें से पानी निकलना चाहिए। 60 से 70% उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, तब वो कंपोस्ट एक अच्छा कंपोस्ट कहलाता है। उस कंपोस्ट को आपको फिल करना है अपने एरिया में, और इसमें क्या करना है, अपने स्पॉन को डालना है। स्पॉन डालने के बाद आप देखोगे कि 8 से 10 दिन में या 12 से 15 दिन में आपको पूरे वाइट जाले उसमें दिखाई देंगे। अब ऐसे समय में आपको क्या करना है, आपको जब यहाँ पे जाले जैसे संरचना दिखाई देने लगेगी, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सीडलिंग स्प्रेड कंपोस्ट ऑन अ ब्रांच और रैक एंड द सीडलिंग इज कवर्ड अंडर ट्रे प्लेट विद द न्यूज़पेपर टू रिटेन द मॉइस्चर। मतलब जब आप इसे फैला दोगे, अगर आप ट्रे पे करते हो, मतलब आप इस रैक बना के करते हो, तो वैसे मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए आप इसे न्यूज़पेपर से कवर कर दोगे। कवर करने के बाद क्या करोगे कि यहाँ से आपको इस रूम से जो है डार्कनेस मेंटेन करके रखना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो रूम में थोड़ा सा मिनिमल करके रखना है। उसके बाद जो है आपको इसको ग्रो करने देना है। फिर आपको कुछ दिन के बाद इसमें केजिंग
केसिंग करना है। केसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका पूरा का पूरा वो एरिया जो है पूरा वाइट जाल से पूरा कवर जाए, मतलब माइसीलियम अच्छी तरीके से ग्रो हो जाए, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो चाहे तो आप उसमें सॉइल का यूज़ कर सकते हो या फिर जनरली लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं उसको एक लेयर छोटी सी बनाने, जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा। केसिंग की फिगर मैंने यहाँ पे ऐड की थी, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा कंपोस्ट था। कंपोस्ट पे जैसे यहाँ पे फंगल ग्रोथ होने के बाद इसके ऊपर से इसमें क्या किया गया है, वर्मी कंपोस्ट या फिर आप सॉइल और गार्डन का जो सॉइल होता है उसको स्टरलाइज करके भी यूज कर सकते हैं, तो उसे डाला जाता है ताकि आपका जो ग्रोथ हो वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो अगेन से आपको सॉइल या फिर वर्मी कंपोस्ट डालना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोकोपीट डालना होता है वर्मी कंपोस्ट के प्लेस पे। तो कोकोपीट जब हम वहां पे डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि केसिंग जो है वो क्या करता है कि आपको फिर से 3 सेंटीमीटर तक मिट्टी से या फिर आपको कोकोपीट से उसको कवर करना होता है। एक अच्छे केसिंग की क्या क्या क्वालिटी होती है कि वो स्टरलाइज होना चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका जो पीएच है वो 7.4 के अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्ट करता है इनके प्रोसीजर में। क्यों? अगर आप इसे हार्वेस्ट करते हो और जो आप बटन मशरूम या कोई भी मशरूम आप हार्वेस्ट करते हो और उसका थोड़ा सा भी पार्ट जो है वो ब्रोकन उसमें रह जाता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो आपको जैसे कि आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो उसको रोटेट करना है, आपको अपने मशरूम को पकड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसको धीरे से पुश करना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका मशरूम जो है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉलिड सॉइल तो है नहीं, पूरा का पूरा कंपोस्ट है, तो वो आसानी से पूरा हिस्सा निकल जाएगा। और अगर आप पूरा हिस्सा नहीं निकालते हो तो वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपको जो सेकेंड हार्वेस्टिंग होगी, जो अभी मशरूम बटन जो छोटे छोटे होंगे वो जब बड़े होंगे तब तक उनमें इन्फेक्शन लग जाएगा। और आप जहां से अलग करते हो वहां पे आपको स्टरलाइज सॉइल को फिल करना है, मतलब जहां से आप मशरूम निकालते हो वहां पे जो स्पेस बन जाता है वहां पे आपको स्टरलाइज सॉइल को फिर से डालना है, क्योंकि एक तो मॉइस्चर है, दूसरा क्या है, डार्कनेस है वहां पे। तो बेस्ट कंडीशन है किसी भी पैथोजन के लिए या फंजाई के लिए ग्रोथ करने के लिए, तो आपको ऐसी अवस्था देनी ही नहीं है कि वो ग्रो कर पाए। तो वही चीज यहाँ पे दिया है कि हार्वेस्टिंग जो है वो तब करनी है जब हमारा मशरूम 8 to 10 सेंटीमीटर उसका डायामीटर हो जाए। और यहाँ पे क्या दिया है, द हार्वेस्टिंग इज डन बाय ट्विस्टिंग द स्टॉक। आपको स्टॉक को क्या करना है, ट्विस्ट कर देना है, सो दैट ब्रोकन पीस और नॉट लेफ्ट, जो आपका ब्रोकन पार्ट है वो उसमें लेफ्ट ना रह जाए। अगर ट्रे में ब्रोकन पार्ट रह जाता है तो ये सोर्स ऑफ डिजीज होता है, इसमें डिजीज कॉज होने लगता है। तो ये चीज आपको दी गई है। व्हेन द हार्वेस्टिंग ऑफ मशरूम अकर देन द स्पेस बिकम फ्री ऑन द ट्रे शुड बी फिल्ड विद अ स्टरलाइज सॉइल। जो आपका स्पेस बनेगा उसे स्टरलाइज सॉइल से आपको फिल करना है और आपको जो है आपका जो लोअर पोर्शन स्टॉक का उसे धुल के उसे कट करके फिर आपको पैकेजिंग के लिए देना है। तो ये चीज आपको मार्केटिंग के लिए आपकी रेडी हो जाएगी। नीचे का थोड़ा सा हिस्सा काट के वहीं पे छोड़ दिया जाता है। यील्ड की बात करें तो हर ट्रे की बात अगर हम करें तो 3 से 4 किलो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छे से की है। लेकिन अगर पार्शियल और कंप्लीट फेलियर में ऑल्सो हैपन टू बी नेग्लिजेंस, अगर आप इसे अच्छे से ध्यान नहीं देते तो आपको एक भी मशरूम वहां से देखने को नहीं मिलेगा। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसको जो है फ्रेश फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसे थोड़ा जो आपको पूरा का पूरा ड्राई करके भी आप स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपको बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर आप रेफ्रिजरेटर में जो क्लोथ होता है अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड से क्लोथ लपेट के आप इसे अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो आप इसे कुछ हफ्तों तक स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ये था मशरूम कल्टीवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। एक बार मैं आपको अगर रिकैप करा दूं तो हमने क्या क्या देखा कि मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का फंगी होता है, इसके पास अपनी एबिलिटी नहीं होती फोटोसिंथेसिस करने की। इसका मतलब है कि ये एक तरीके से हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से नहीं बना पाती, ये दूसरे फॉर्म पे मतलब कि अपने भोजन के लिए किसी और फॉर्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो जनरली जो मशरूम होते हैं या जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, मतलब कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं। हम मशरूम को ही हाईलाइटेड फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फंगी है जिसके पास न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी हाई है। इसके पास विटामिन है, इसके पास मिनरल्स हैं, इसके पास सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है, प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई है और इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का कंटेंट बहुत कम है। तो ये बेस्ट सोर्स हो जाता है फूड के फॉर्म में। अब हम मशरूम, पहले क्या था, पहले पॉपुलेशन कम थी, हमारे पास खाली लैंड्स काफ़ी ज़्यादा थे, लोगों को पहचान थी कि कौन से मशरूम को हम खा सकते हैं, कौन से को नहीं खा सकते। सारे मशरूम एडेबल नहीं होते। 7000 हमारे पास स्पीसीज है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ऐसे मशरूम है जिन्हें हम एडेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि मशरूम जो है
ठीक है भाई, मशरूम के बारे में जान लिया। मशरूम देखिए, मशरूम पहले क्या था, पॉपुलेशन बहुत कम थी और जगह काफ़ी ज़्यादा थे, तो लोग अगर कल्टीवेशन भी नहीं कर रहे हैं, जाके जंगल में से भी खोज के लेके आ रहे हैं तो काम हो जा रहा है। लेकिन एक ही समय तक ऐसी चीज़ें, आज पॉपुलेशन इतना बड़ा है, खाली जगह बची नहीं किसी के पास, मशरूम क्या खुद से खा फूकेगा। तो ऐसे में लोगों ने इसका कल्टीवेशन धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। 17वीं शताब्दी से ही मशरूम की कल्टीवेशन स्टार्ट होने लगी। मशरूम की कल्टीवेशन जो स्टार्ट हुई तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स और प्रॉपर जो इसका एक तरीका है वो पता होना चाहिए। अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग कंपोस्ट हमारे पास होने चाहिए। जैसे कुछ स्पीसीज जो होती है वो काऊ डंग के कंपोस्ट पे अच्छा ग्रो करती है, काऊ डंग हो गया, हॉर्स डंग हो गया, मेनली हम हॉर्स डंग का यूज करते हैं। और कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ पे अच्छी तरीके से ग्रो कर लेते हैं। अब इनके बनाने का, दोनों कंपोस्ट बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों में आपको बेसिकली क्या करना है कि इनका जो है कई कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरा का पूरा एक पहले खाली जगह लेंगे, उसे प्रॉपर स्टरलाइज करेंगे, उसमें पूरा फॉर्मेलिन वगैरह डाल के वो जगह स्टरलाइज करेंगे, फिर अपना वहाँ पे कंपोस्ट का मटेरियल डालेंगे, फिर उसके बाद पूरा मॉइस्चर से उसको फिल करेंगे, उसे कवर करेंगे, फिर उसमें जब थोड़ा सा फर्मेंटेशन या थोड़ा सा उसमें डिकम्पोजिशन होने लगेगा, उसे फिर फैलाएंगे, उसमें से अमोनिया गैस निकल जाएगी, फिर उसे कलेक्ट करेंगे, फिर फैलाएंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर फैलाएंगे। तो इस तरीके से हम उसे पूरा का पूरा सड़ा लेंगे। सड़ाने के बाद डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होने के बाद अब उसमें हम मतलब कि सिक्योर करेंगे कि उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, उसमें हम जिप्सम वगैरह ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर अगर आपको ट्रे बनाना है तो ट्रे, अगर आपको प्लास्टिक में रखना है तो प्लास्टिक में रख के आप उससे क्या करेंगे, मॉइस्चर के साथ उस डार्क एरिया में वहाँ पे आपको उसको सेटल करना है। आपको उसमें स्पॉन डालना है। अगर आप प्लास्टिक में करते हो तो आपको हर 4-5 सेंटीमीटर पे, इंच पे आपको वहाँ पे स्पॉन डालना है, अपर का लेयर खाली रखना है। अगर आप बेंच पे करते हो तो आपको डाल के आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इसमें 10 से 20 दिन में आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी, फिर आपको यहाँ पे केसिंग करनी है, उसके ऊपर एक पतला सा लेयर आपको डालना है कोकोपीट का, या फिर आप गार्डन सॉइल और आपके फील्ड की सॉइल को स्टराइज करके उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे डालने के बाद फिर आपको क्या होगा कि वहां से फ्रूटिंग बॉडी निकलेगी। जब फ्रूटिंग बॉडी मैच्योर हो जाएगी, 8 से 10 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर हो जाएगा, तो आपको इसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने का भी एक तरीका है कि उसे एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है, ताकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो ट्रे में ना रह जाए। अगर रिमेनिंग पार्ट ट्रे में रह जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है जो आपने बनाया है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। तो ऐसे में आपको वो हटाना है, और जो खाली स्पेस जहाँ से आप निकालते हो वहाँ पे आपको स्टरलाइज सॉइल जो है वो वहाँ पे डालनी है, ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो सके। अब जो पार्ट आपने रिमूव किया ये आपके काम का है। फिर आपको नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा फंगीसाइड में मिक्स करना है या थोड़ा सा केमिकल डालना है। फिर उसके बाद नीचे पार्ट को कट करके फिर आपको पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर देना है। तो ये पूरा प्रोसीजर था। अब आप इसके हिसाब से, ये पूरी स्टोरी के हिसाब से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन में पेपर में आंसर लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टॉपिक है मशरूम वाला, ये हर साल एग्जामिनेशन में चाहे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। आपको पूरे के पूरे लॉन्ग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन में मशरूम एंड इट्स कल्टीवेशन लिख के आ सकता है, और आपको पूरी चीज़ बतानी होगी। या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में बता सकता है कि 2 एडिबल मशरूम के नाम लिखिए, या फिर आपको पूछ सकता है कि इंडिया में कौन कौन से मशरूम कल्टीवेशन होते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको पूछेगा कि भाई कौन सा केमिकल डिलाना है, केसिंग क्या होता है, आपको कंपोस्ट क्या होता है, कौन सा मशरूम कौन से कंपोस्ट पे अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ऐसे ऐसे आपको एमसीक्यूज बना के दे सकता है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने छोड़ा तो आपने अपने सीधे हाथ से एक अच्छा खासा नंबर जो है वो हटा दिया है। क्योंकि मशरूम हो गया, लाइकेन हो गया, इन सब से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मशरूम नहीं मिला तो आपको लाइकेन पक्का मिलेगा, लाइकेन नहीं मिला तो मशरूम पक्का मिलेगा। तो एक से क्वेश्चन आना डेफिनेटली है। और ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन में दोनों टॉपिक से कुछ नहीं आएगा, चाहे तो आपको लॉन्ग शॉर्ट कुछ ना कुछ तो पक्का देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और याद रखिएगा मेरा कूपन कोड स्वाति, अगर आप बैच परचेस करने में इंटरेस्टेड है, अगर आपको बैच परचेस करना है तो आप कूपन कोड स्वाति यूज़ करके जो है बैच को परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसी तरीके से कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। और आपको पता ही है कि मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल कराई हैं। तो ये हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।